देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं उसी गांव का एक निवासी था जो कुछ सालों पहले खंडर के रूप में तब्दील हो गया। पहले तो गांव के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसकी वजह से हमारा गांव वीरान हो सके, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का अंत ज़रूर होता है। एक वक्त की बात है जब रात का समय था और मैं अपने मामा के साथ अपने गांव की सैर करने के लिए निकला था। लेकिन उस वक्त रात का दौर था तो अंधेरे की चादर लगातार अपना गहरा रूप लेते हुए उस दिन के उजाले को अंधेरे की छांव में बदलने लगी। आरती या पूजा का वक्त हो चला था और इसी बीच जब हम लोग हमारे घर की तरफ वापस मुड़े तो हमें घोड़े दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने मामा के साथ उस तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि उस कच्चे हाईवे पर हमें सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, बाकी चारों तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। यानी कि इस आवाज़ का कोई स्रोत हमें नज़र ही नहीं आया। अब शाम के तकरीबन 7:30 बज रहे थे और गर्मियों का मौसम था, तो वैसे भी 7:30 बजे भगवान की पूजा होना भी एक लाजमी सी बात थी। पर हम बार बार उस घुड़सवार की तरफ देख रहे थे जिसकी हमें सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, बल्कि उसका नामो निशान तो हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आया। मैं और मेरे मामा उसके बारे में बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक से मेरे मामा ने मेरा हाथ पकड़ा और फटाफट वहाँ से चलने को कहा। मैं भी मेरे मामा की बात मानते हुए उस जगह से अपने घर की तरफ रवाना हुआ, मगर वो आवाज़ हमारे कानों से बाहर ही नहीं निकल रही थी, बल्कि हमें ऐसा लग रहा था मानो वह घुड़सवार अभी भी हमारे आसपास मौजूद है। थोड़ी देर के बाद उस आवाज़ का आना बंद हुआ और फिर मैं अपने मामा के साथ अपने घर लौट गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस छोटे से हादसे ने हमें ये बता दिया था, इस इलाके को जिस चीज़ के लिए विख्यात माना जाता है वाकई वो इसी लायक है। हम अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए और बार बार उस जगह पर घूमने का प्रयास करने लगे। खैर, उस रात खाना पीना करने के पश्चात मैं अपने कमरे के अंदर कूलर के सामने आराम से सोने लगा। लेकिन आज इन लाइट वालों को मुझे परेशान करने की पड़ी थी और फिर मच्छरों के आतंक ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी चारपाई लेकर घर से बाहर निकला और फिर बाहर खुली हवा को एंजॉय करने लगा। उस समय गर्मियों का माहौल कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था, जिस वजह से मेरे मामा भी मेरे बगल में अपनी चारपाई डालकर लेटे हुए थे। रात के यहीं कोई 12 बज रहे थे और आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही जल्दी तूफान या बारिश की आशंका है। लेकिन बाद में हमारी आंख लग गई और तकरीबन आधे घंटे के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि एक सुनी सुनी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है और मुझे ये पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये आवाज़ उसी घुड़सवार की आवाज़ है जो हमें कुछ देर पहले ही सुनाई दे रही थी। मेरे साथ साथ मेरे मामा भी इस आवाज़ को आसानी से सुन सकते थे। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, मगर एक बार फिर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस आवाज़ को सुनकर हमें तो ऐसा ही फील हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति काफ़ी देर से हमारे आसपास मंडरा रही है। मगर हमने बार बार इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी चारपाई पर वापस लेट गए। लेकिन मेरे मामा के अंदर अब मामूली डर की आशंका बैठ गई, तो उन्होंने मुझे हाथ लगाते हुए कहा, अरे दीपक, चलना टॉयलेट करके आते हैं। लिहाजा मैंने वही किया और मैं अपने मामा के साथ घर से बस थोड़ी ही दूरी पर पड़ने वाले उन पेड़ पौधों की तरफ चल दिया जो अंधेरे की चादर के अंदर लिपटे हुए थे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे मामा हल्का होने लगे और मैं दूसरे छोर पर खड़ा रहा। उस समय घर के आसपास तो छोड़ो, पूरे गांव की लाइट काफ़ी देर से नहीं थी, तो अंधेरा भी अपनी अच्छी खासी छाँव के साथ चारों तरफ छाया हुआ था। और इसी बीच मेरे मामा का एक हाथ किसी कांटेदार झाड़ी के अंदर फंस गया और वह एक हल्की आवाज़ में चिल्लाने लगे। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, तो मैंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और उनके हाथ को उस कांटेदार झाड़ी से अलग किया। लेकिन जब मैं अपने घर की तरफ पलटा तो अचानक से मेरी नज़र दो चमकती हुई आंखों पर पड़ी। मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लग रहा था मानो वहाँ कोई बड़ा सा जानवर खड़ा हो। उस चमकती हुई आंखों को देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस से पीछे पलटकर एक बार फिर उसके दर्शन कर सकूं। मैं अपने मामा के साथ अपनी चारपाई की तरफ चल दिया और तभी लाइट का आगमन हुआ, जिसके साथ ही एक मुझे राहत की सांस मिली।
लिहाजा मैं अपने कमरे में लौटा और फिर आराम से सोने लगा। और फिर जब सुबह हुई तो मेरे मामा की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। दरअसल उनको देखने के बाद ऐसा ही लग रहा था मानो उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। उनका पूरा का पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। मैं अपने मामा के पास पहुंचा, लेकिन मामा की हालत बद से बदतर होने लगी। वो इस स्थिति में नहीं थे कि हमें विस्तार से बता सकें कि उनके साथ आज रात किस खौफ ने जन्म लिया। मेरे मामा को ठीक से पानी पिलाया गया और बाद में जब उनकी हालत थोड़ी सुधार में पहुंची तो उन्होंने बताया कि उन्हें रात के समय कुछ घोड़े दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और अब की बार पता नहीं उनको ऐसा क्या हुआ कि वो चुपचाप गांव की तरफ चल दिए। लेकिन बाद में जब उनकी नज़र गांव में मौजूद एक बड़े घने पीपल के पेड़ पर गई तो इस बार उन्हें एक महिला एक घोड़े के साथ उस पेड़ पर बैठी हुई दिखाई दी। खौफ तो इस बात का था कि उस महिला की आंखें चमकदार होने के साथ साथ बेहद ही डरावनी थी। उसका लंबा चौड़ा शरीर बस कुछ पलों में ही मामा को ख़त्म करने वाला था कि वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर गए और फिर गांव वालों द्वारा उन्हें घर पर लाया गया। लेकिन मेरे मामा जल्द से जल्द हमारे गांव से निकलना चाहते थे, जो कुछ ही दिनों के लिए हमारे गांव में सैर करने के लिए आए थे। उस दिन मामा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था और फिर अपना सारा सामान लेकर वो अपने घर यानी मेरे ननिहाल की ओर रवाना हुए। सबको लगा कि मेरे मामा के ऊपर मंडराने वाला खतरा अब ख़त्म हो चुका है। मेरे मामा अपने गांव लौट गए और इधर मैं अपने दोस्तों के साथ अफरा तफरी मचाता रहता। मैं और मेरे दोस्त अक्सर बगीचे में घूमने के लिए शाम को 3 बजे के आसपास जाया करते थे। ये उसी दिन की बात है जब सुबह के समय मेरे मामा हमारे गांव से निकल चुके थे। जब हम सभी दोस्त उस बगीचे के अंदर दाखिल हुए तो उस वीरान स्थान पर हमें एक गहरा गड्ढा दिखा और उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो इस गड्ढे को किसी के द्वारा ताज़ा ही खोदा गया है। मैं भी उस गड्ढे में अपने हाथ साफ करने लगा। दरअसल मेरे दोस्तों को वहाँ पर एक लाल रंग की टी शर्ट नज़र आई जो काफ़ी देर से वहीं पर पड़ी हुई थी। जब हमने उस गड्ढे को ठीक से खोद कर देखा तो हमने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश के ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी को डाला गया था। इस लाश को देखने के बाद मेरी तो जान हलक में थी और बाद में जब मैंने उसका चेहरा देखा तो इस बार मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरा पूरा शरीर एकदम से टूट सा गया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लाश अभी मेरे सामने पड़ी हुई थी वह किसी और की नहीं बल्कि मेरे मामा जी की थी। और इतना देखने के बाद एक इंसान में क्या बीत सकती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस लाश को मेरे घर तक पहुंचाया गया और घर पहुंचने के बाद जो दशा मेरे घर वालों की हुई शायद मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा दृश्य नहीं देखा। तकरीबन 10 दिनों तक सब कुछ दुख के माहौल में डूबा रहा और बाद में जब इस मौत के पीछे का कारण जानने की कोशिश की गई तो किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन उस गड्ढे के आसपास किसी घोड़े के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उस समय यहाँ पर किसी घुड़सवार की मौजूदगी थी। पहले से ही वो गांव काफ़ी छोटा और रहस्यमय रहता था और अब इस लाश ने इस पूरे गांव को दहशत की एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया, जो वाकई बेहद डरावनी थी। लगभग 15 दिन बीत गए और अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन एक रात मुझे भी वही घुड़सवार की आवाज़ एक बार फिर से सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरा पूरा शरीर पसीना छोड़ने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन इस आवाज़ के पीछे मुझे कुछ खौफनाक सच्चाई महसूस हो रही थी जिससे पूरा गांव अनजान था। लेकिन मैं इस असलियत को जानना चाहता था। एक तरफ जहां इस घुड़सवार की आवाज़ सुनते ही मेरा शरीर कांप उठता, तो दूसरी तरफ मेरे दिल में ख्याल आता कि मैं जल्दी से जल्दी ही इस बात का पता लगा सकूं, क्योंकि अब धीरे धीरे गांव के अंदर उन लोगों में खौफ बैठने लगा जो देर रात अपने घर लौटते थे। और वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो इस बात का पता लगाना चाहते थे कि मेरे मामा की मौत के साथ साथ इस गांव के ऊपर कौन सी क़यामत की कहानी है जो धीमे से आती है और तूफान का एक बवाल मचाकर गांव को अफरा तफरी में डुबा जाती है। एक दिन तो सब कुछ खामोश रहा, लेकिन जब एक रात में अपने सारे दोस्तों के साथ गांव में आयोजित एक मेले से अपने घर लौट रहा था, तब रास्ते से लौटते वक्त मेरे एक दोस्त को एक घोड़ा नजर आया। घोड़ा देखने में बेहद सफ़ेद था और साथ ही उसके ऊपर काले काले धब्बे नजर आ रहे थे। पहले तो उस घोड़े के चारों ओर कुछ भी ठीक से नजर नहीं आया। बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि उस घोड़े के आसपास एक आदमी मंडरा रहा है
जो उस घोड़े को घास फूस डालने में जुटा है। और जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। फिर मेरे दोस्तों को वहाँ कौन सा घोड़ा दिखाई दिया, यही सब देखने के लिए मैं उनके साथ उस तरफ चल दिया। जब हम लोग उस जगह के एकदम करीब पहुँचे तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा चारा पड़ा हुआ नज़र आया। उसके अलावा खून के कुछ निशान बने हुए थे जो आकार में बेहद लंबे थे। इस नज़ारे को देखकर एक समय के लिए मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि किसी के कदमों पर खून कैसे हो सकता है। अभी मैं यही सोचते हुए उन कदमों का पीछा करने लगा। पीछा करते हुए हम लोग एक गुफा के पास पहुंच गए और उस गुफा के चारों तरफ किसी के निशान बने हुए थे। और फिर हमारी नज़र उसके अंदर मौजूद एक बड़े से घोड़े पर पड़ी तो उसके अंदर हमें उस घोड़े के साथ साथ एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखा। और वो आदमी हमें अपने हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। पर मैं उस आदमी के इरादे को समझ पाने में सफल रहा, क्योंकि घूरने के बाद मुझे पता चला कि उस आदमी के शरीर पर मुझे मुंडी ही नज़र नहीं आई, जो काफ़ी अविश्वसनीय थी। और फिर जब हम लोग अपने कदमों को पीछे हटाने लगे तो अचानक ही उस झोंपड़ी के अंदर आग लग गई। और आग लगने की वजह से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचने लगा। उस झोंपड़ी की तरफ से काफ़ी सारे सरकटे हुए भूत एक साथ हमारे पीछे भाग रहे थे। और इस नज़ारे को देखकर हमारी तो हिम्मत टूट चुकी थी, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब हम और वक्त उस गांव के अंदर बिता सके। और फिर हमने अपने घर वालों को घर पहुंचने के बाद सारी बातें बताई, और घर वालों ने भी हमारी बात में हामी भरी, क्योंकि गांव के अंदर उस घुड़सवार के प्रति काफ़ी दहशत फैल चुकी थी। हमने तो उस गांव को छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी सालों बाद हमें उस गांव की सच्चाई के बारे में पता चला। दरअसल हमें पता चला कि कुछ सालों पहले उस गांव के अंदर एक घुड़सवार व्यक्ति रहता था, लेकिन गांव के लोगों को उसके ऊपर गलत शक हुआ। दरअसल गांव के लोगों का मानना था कि उसने गांव की कुछ लड़कियों को अपनी गंदी नज़रों से देखा है, मगर ऐसा असल में कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से उसकी झोंपड़ी को आग लगा दी गई, तो उसके घोड़े के साथ साथ उसकी भी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, 3 साल के बाद उस गांव को कब्रिस्तान का नाम देना भी गलत नहीं था, क्योंकि वह गांव अब पूरे तरीके से वीरान हो चुका है। वहां पर जो भी रहता है वो मौत के घाट उतारा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।